कहाँ किस जिले में है? ओबरा ताप विद्युत गृह किस जिले में? जिला क्लियर करते चलना, क्योंकि जिला डायरेक्टर पूछता है उत्तर प्रदेश में। किस जिले में? सोनभद्र में, क्योंकि सिंगरौली भी सोनभद्र में है और ओबरा ताप विद्युत गृह भी वहीं पर है। अभी देखना जब मई जून का महीना आएगा ना, तो बिजली जब कटेगी तो पेपर में निकलेगा क्या कि 2 फीटर जल गया है। तो 2 फीटर कहाँ का जल गया है? यही ओबरा वाला 2 फीटर जल गया तो फिर बिजली की आपूर्ति जो है कम हो जाती है। अनपारा भी है, वहाँ पे भी ताप विद्युत गृह है। ओबरा, अनपारा, ये सब के सब। चलिए, अगला जो खनिज है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का नाम सुने हो? कहाँ यूज होता है इसका? पेंसिल। और कहाँ यूज होता है? हीरा बनाने में। और कहाँ होता है? सबसे अधिक जो इसका उपयोग होता है ग्रेफाइट का, लिथियम बैटरी जो होती है ना, उसका एनोड बनाने में होता है। एनोड और डायोड किस में होता है? लिथियम बैटरी में ही होता है। लिथियम आयन बैटरी के एनोड बनाने में इसका उपयोग सबसे अधिक करते हैं। चलिए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यह कार्बन का अपर रूप है। क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है। यह धातु होते हुए अधातु है। धातु है कि अधातु है? दोनों है। क्यों दोनों है? क्या कर दिया जाए तो? बिजली का सुचालक है सर, बिजली का सुचालक है। एक ऐसा अधातु है जो बिजली का सुचालक होता है, ग्रेफाइट। ठीक, जबकि बिजली की सुचालक क्या होती है? धातुएं होती है। अधातुएं क्यों होती है बिजली की सुचालक? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र, एक आसानी से बिजली प्रवाहित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन आसानी से बिजली प्रवाहित हो क्यों जाती है? इसके इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं, गतिमान होते हैं। क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, धातु है अधातु, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसलिए अधातु बिजली के कुचालक होते हैं, और जो धातु, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसमें बिजली के सुचालक होते हैं। जबकि ये एक उल्टा है। यह क्या है? अधातु है, फिर भी बिजली का सुचालक। बिजली का सुचालक। देखो, सिविल की तैयारी में एक ही जो है सबसे अच्छी बात है कि गहन अध्ययन जब व्यक्ति कर लेता है ना, तो उसको लगता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब एक दूसरे से कनेक्ट है। लेकिन जब ऊपर कूद के पढ़ोगे तो सब अलग अलग लगेंगे। इसीलिए कहा, इस समय जो बच्चे कम एज में जो है सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनके गाइड बहुत अच्छे हैं, विशेषकर गार्जियन। या तो सिविल सेवक हैं, या सिविल सेवा के चक्कर में जो है सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए। ये भी कारण है सर। तो वो क्या करते हैं कि बच्चों को कक्षा 12 से ही झोंक देते हैं उसमें। आराम से किसी जो विद्यालय में एडमिशन करा देंगे बीए में, क्योंकि बीए के नंबर से कुछ होना नहीं है। यदि बीए में 98% तुम पा जाओ तो न कोई कंपनी रखेगी, सरकार तो नहीं रखेगी। अगर तुम बीए में 33.2% नंबर पाए और यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर ली, तो उसका कोई मतलब नहीं।
बस बीए तो ये है ना कि हमें जो उसमें बैठने की एलिजिबिलिटी प्रदान करती है। तो जो भी जागरूक परिवार हैं तो अपने बच्चों को कक्षा 12 तक जो एनसीईआरटी के माध्यम से बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं स्कूलिंग, बढ़िया से स्कूल में पढ़ो और उनके 6 से लेकर 12 तक के नोट्स को कलेक्ट करा लेते हैं और उनके किताब को, सारी किताबों को नहीं, जैसे एसएसटी जो पढ़ाओ और मैथ कक्षा 10 तक और साइंस आके चल के 11-12 का भी कलेक्ट करा लेंगे। और वो 3 साल जो बीए करता है इतिहास, भूगोल और समाज शास्त्र से, वो तो कभी भी जाके लिखेगा तो 32% 33% पा जाएगा। अब लड़के का जो दिमाग विकसित हो चुका है तो वो 3 साल में क्या करते हैं कि कक्षा 6 से 12 तक की किताबों को कायदे से अध्ययन करवाते हैं। इधर बीए हो ही रहा है और 3 साल में बच्चा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को जो है एक तरह से चाट गया। और जब वो कायदे से तथ्यों को जान गया तो वो जब एनालिसिस करेगा तो देखेगा कि जागृति के तत्व इतिहास में आ रहे हैं, जागृति विज्ञान में भी घुस रही है। क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक तरह से भूगोल में भी है, खनिज कहाँ का है, भूगोल का ही तो है, लेकिन साथ में चल रहा है क्या, विज्ञान भी। अब वही बच्चे जो है 20 साल में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और 3 साल बढ़िया से 6 से 12 तक एनसीईआरटी का बढ़िया से अध्ययन किए। 21 साल हुआ तो फॉर्म डाले, 1 साल अब बीए भी नहीं करना, 1 साल फिर कायदे से अंडरग्राउंड को पढ़ दिया और 21 साल में फॉर्म डालता है। 22 साल में हो सकता है कि मान लीजिए कि खुदा न खास्ता प्री निकाल ले, मेंस ना निकले, लेकिन अंडर 25 में उसको आईएएस नहीं तो पीसीएस तो बनना तय है। जो इस साल के जो टॉपर हैं, क्या नाम है, अग्निहोत्री, वो क्या है, वही तो है। टीना डाबी उसकी बहन क्या यही थी, क्योंकि दोनों माँ बाप दोनों यूपीएससी वो आईआरएस थे। टीना डाबी के माँ भी और बाप भी दोनों आईआरएस। माँ जो है नौकरी छोड़ दी और दोनों को जो है पढ़ाना। अब का अच्छा ये बताओ कि हमारे यहाँ गांव में क्या है कि लड़का अगर साइंस नहीं पढ़ेगा तो बेइज्जती की बात है। सही बात है, शादी नहीं करेगा। अब ये बताओ कि जिसके माँ और बाप, टीना डाबी के माता और पिता दोनों आईआरएस, अब वो लोग डिसाइड किए कि हमारी बच्ची कक्षा 11 से जो है 8 साइज, कक्षा 10 के बाद पास करने के बाद 8 साइज पढ़ेगी और रानी साथ पढ़ रही थी कक्षा 11 से। और टीना डाबी जो इतिहास रची और इतना शानदार वो एनसीईआरटी का अध्ययन की थी कि प्री वो इसलिए पास हुई कि वो एससी कैटेगरी में आती थी। अगर जो एससी कैटेगरी में हो कि ओबीसी या जनरल होती तो उसका प्री नहीं निकलता। लेकिन लिखने का कितना शानदार उसके साथ उसके पास अनुभव था, आगे पास हो गई एससी कैटेगरी में प्री और फाइनल सिलेक्शन कहाँ ली, जनरल से भी ऊपर, अर्थात टॉप कर गई। तो लिखने का तजुर्बा कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ही आपको देगी। हो सकता है प्री के लिए आपको जो एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ बड़ी किताबें पढ़नी पड़े, लेकिन तब एनसीईआरटी जो लड़का अपने सब्जेक्ट का कागज तैयार किया तो कोई भी किताब पढ़ने में, जैसे कि वो उठा लिया इनका क्या नाम है, पॉलिटिन की किताब चल रही है इस समय, डीएमएच वाली लक्ष्मीकांत। यदि कक्षा 6 से लेकर 12 तक 2 ये 4 चैप्टर दिया हो पॉलिटी, हम नहीं कह रहे हैं बहुत अधिक दिया, 2 से 4 चैप्टर देता है, वो सब पढ़ा है ना तो उसको लक्ष्मीकांत पढ़ने में मज़ा आएगा। आज जो लड़का डायरेक्ट लक्ष्मीकांत उठाए तो उसको लक्ष्मीकांत की किताब उबाऊ महसूस होगी, बोरिंग हो जाएगी। तो यही तकनीक है और कुछ नहीं। एक तो लड़का 21-22 साल में प्री निकाल रहा है तो उसके दिमाग में ये बन रहा है कि लगभग 10 लाख लोगों में से मैं 7 या 8 हज़ार में सेलेक्ट हो गया हूँ। ये नहीं रिजल्ट आता है प्री का, मैक्सिमम 10 हज़ार। तो उसके दिमाग में ये भी तो खाका एक
जैसे कि मनोबल कैसे बढ़ता है सफलता जब हम बैठे पहली बार ही सफल हो जाए। अब उसके मन में ये भी बनेगा ना कि अभी तो हम 21 साल के हैं, 22 साल के, ठीक है मेंस नहीं हुआ, कम से कम 10,000 के कुनबे में तो मैं शामिल हो गया। अब वो क्या करेगा, लगातार अब मेंस पढ़ेगा, क्योंकि प्री का उसको जो है आइडिया आ गया है। प्री के एग्जाम के 2 महीना पहले प्री पढ़ेगा तो उसका प्री नहीं रुकेगा, लेकिन इधर जो 10 महीना वो मेंस के लिए पढ़ा तो सेकेंड टाइम होगा सेलेक्ट। और जो लोग कहते हैं कि दिल्ली का एक ट्रेंड है कि ऊपर से नीचे आओ, दिल्ली इलाहाबाद के ट्रेंड में यही अंतर। दिल्ली वाले कहते हैं ऊपर पहले इंटरव्यू की तैयारी शुरू करो, पहले इंटरव्यू की तैयारी शुरू करो, पर्सनालिटी डेवलप करो, बोलने बतियाने के चक्कर में जो है ना कि अच्छा बोलने के चक्कर में वो खराब निकल जाते हैं, प्रियो नहीं निकल पाता है। इलाहाबाद में जो पहले का ट्रेंड था क्या कि पहले यार प्री का दरवाजा तो तोड़ो, आज जिसके दिमाग में फैक्ट है तो इंटरव्यू में उसको कौन दबा सकता है भाई। फैक्ट है, कोई बहुत स्मार्ट तरीके से बहुत बढ़िया BBC लंदन टाइप के न्यूज ही बोलते हैं और दिमाग में फैक्ट ही नहीं। एग्जामिनर पूछ दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो खाप पंचायत की समस्या है वह क्यों है। दिल्ली और हरियाणा अब एक दिन उनके पास फैक्ट का नॉलेज नहीं है, इतिहास का भूगोल का नॉलेज नहीं है, तो क्या करेंगे, कहेंगे सर वो समस्या है, वहाँ की अपनी समस्या है। तब एग्जामिनर घुमाता है, कहते हैं मान लीजिए आपको वहाँ का ही SDM बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। ये तो घबराए हैं इधर, क्योंकि देखो अंतरात्मा तो कह रही है कि समस्या को समस्या बता के हम हट रहे हैं, लेकिन हम आंसर तो दे नहीं पा रहे हैं। अब ये अपन घुमाना शुरू करते हैं, यदि वहीं को बता दिए अक्सर ये समस्या आज से नहीं, एक तरह से प्राचीन काल से ही है। अब खाप पंचायत की विशेषता है कि अपने कुनबे को इकट्ठा करने का एक जो है टूल्स है वो, कि हमारा कुनबा एक साथ इकट्ठा हो और किसी भी समस्या से निपटने के लिए जब कई लोग एक साथ रहते हैं तो समस्या नहीं रह जाती। अब एग्जामिनर को अब घेरना शुरू कर दिया, अब लड़का ही एग्जामिनर को घेर रहा है। अब एग्जामिनर मजबूर है, जब वो प्राचीन काल से कर दिया ना तो एग्जामिनर मजबूर है वहाँ 4 क्वेश्चन पूछेंगे। एक इंटरव्यू का यह भी तरीका होता है कि कुछ आंसर ऐसे घुमा के दीजिए जिससे कि अब एग्जामिनर के दिमाग में क्वेश्चन बनने लगे, अब वो पूछे तुम बताओ तब तक हो गया 20-22 मिनट। एग्जामिनर कहेगा जाओ ठीक, और सपाट आंसर देना शुरू किए। एग्जामिनर जो नया क्वेश्चन डालना शुरू किया तो इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं होता। कभी कभी देखो हम लोग जब मार्क इंटरव्यू की तैयारी करते थे तो जो भी कोचिंग इलाहाबाद पहुँचती तो कहती थी कि बेटा सारी बोलना इंटरव्यू में कोई भी अपराध नहीं, कोई उसका नंबर पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन